हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग मॉडल पेपर सेकंड करने वाले हैं, जिसमें कि आपको टोटल 120 प्रश्न मिलने वाले हैं ईओ एओ के पैटर्न को फॉलो करते हुए एंड एपीएफसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए। हालांकि एपीएफसी का जो एग्जामिनेशन है वो अगर यूपीएससी जो है कंडक्ट करा रही है तो वो एक कमिश्नर लेवल का एग्जामिनेशन है, तो एपीएफसी का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व कराई जा रही है उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट भी बताई जा रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन है आपके एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके ईओ एओ और एपीएफसी दोनों को कवर करते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया हुआ है, जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए 120 प्रश्न में पहला जो 20 प्रश्न मिलेगा वो आपको इंग्लिश से मिलेगा, यानी जनरल इंग्लिश से मिलेगा। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपके वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके ग्रामर की रूल स्ट्रांग होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। जो भी स्पेस है उसमें ऐसा मीनिंगफुल वर्ड फिल करनी है जिससे कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। पहला है कि डैश इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेन कोट। अब इसके कहने का मतलब ये है कि इट वॉज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी। ही वेंट आउट विदाउट अ रेन कोट, वो बिना रेन कोट के बाहर चला गया था। तो कहने का इसका मतलब ये है कि बारिश तो वो बिना रेन कोट का बाहर चला गया, हालांकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं आप, ऑल्दो, यानी हालांकि यद्यपि बारिश हो रही थी वो बिना रेनकोट के बाहर चला गया है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। सेकंड, आई पार्क्ड माई कार इन अ नो पार्किंग जोन बट आई डैश इट। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मुझ पे या किसी पे भी आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आप जब खुद पे डिपेंडेंट होगे ना तब जा कर के आप क्रैक कर पाओगे। तो आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, भले ही ना आए आप अंदाज़ा ही लगाइए, लेकिन आप लगाइए। क्योंकि अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया और वो गलत हो जाता है, उसके बाद जब आप सही आंसर जानेंगे तो वो आंसर आपको हमेशा याद रहेगा और फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी। इसलिए खुद से करिए, भले ही अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, I parked my car in a no parking zone but I dash it। ये कह रहा है कि मैंने अपनी कार को नो पार्किंग जोन में पार्क किया था, लेकिन बट आई डैश इट। कहने का इसका मतलब है कि मैंने तो नो पार्किंग वाली जगह पे पार्क कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब यही है कि कुछ हुआ नहीं, यानी गॉट अवे विथ, लेकिन मैं इससे बच गया। got away with, I parked my car in a no parking zone but I got away with। मुझे कुछ हुआ नहीं, भले मैंने रूल का उल्लंघन कर दिया। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा वो got away with होगा। ठीक है, नेक्स्ट, my teacher dash us for being late। खुद से आंसर करिए। कह रहा है ये कि देर से आने, माई टीचर वॉज डैश अस फॉर बीइंग लेट। देर से आने पे क्या मेरी शिक्षक हमसे क्या हुई, देर से आने के कारण मेरी शिक्षक हमसे क्या होंगी, डिसअपॉइंट होंगी। लेकिन यहाँ अनॉयड का इस्तेमाल किया जा रहा है चारों ऑप्शन में, तो ये होगा अनॉयड विथ। My teacher was annoyed with us for being late। देर से आने के कारण मेरे शिक्षक हमसे नाराज़ थे। ठीक है, यहाँ पे annoyed with का इस्तेमाल करेंगे। annoyed with a person मतलब किसी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए यहाँ पे annoyed with का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ नाराज़गी की बात हो रही है, अगर एंग्री की बात हो रही होती किसी चीज़ से, तो आप annoyed at का इस्तेमाल करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। संध्या डैश, यहाँ पे संध्या के बारे में बात हो रहा है कि संध्या ने क्या किया, घर के
फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, घर के ऊपर से मुझ पर क्या किया, घर के ऊपर से मुझ पर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, तो चिल्लाने की बात हो रही है, यानी संध्या ने कह रहा है कि संध्या ने घर के ऊपर से मुझ पर चिल्लाया। तो अब मुझ पर चिल्लाया के लिए यहाँ पे आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? संध्या ने घर के ऊपर से मुझ पर चिल्लाया, घर आने के मतलब घर के ऊपर, नहीं घर के ऊपर से चिल्लाया ना, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे शाउटेड एट का, तब होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है घर के ऊपर से मुझ पर चिल्लाया, शाउटेड एट हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे शाउटेड एट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जनरली जो है ये टेक्स्ट प्रॉपर, मतलब किसी भी प्रपोर्शन के लिए आप एट आफ्टर इट कर सकते हो। अगर अब शाउट एट का इस्तेमाल अगर आपको करना होता तो मतलब हाँ, यहाँ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सिंपली दिया हुआ है। तो ये आपके 4 प्रश्न थे फिलिंग द ब्लैंक्स के। अब आपको जो 4 प्रश्न मिलेगा वो सिनोनिम मिलेगा, यानी नियरेस्ट इन मीनिंग। तो चलिए, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब आपको याद होना चाहिए। इडियम फ्रेजेस एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, सिर्फ याद ही नहीं, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, मतलब यहाँ आपको क्या देगा, पेपर तो आप भली भांति देख के परिचित होकर के ही इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो जो सिनोनिम और एनोनिम पूछने वाला है आपसे, वो जो वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, डायरेक्ट नहीं पूछता है। एक सेंटेंस के नीचे जो वर्ड जिसके बारे में उससे आपको पूछनी है उस पर अंडरलाइन कर देता है। वैसे आपको यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये चीज़ें यहाँ पे समझाई जाती है, लेकिन आप रीड जरूर करिएगा एग्जामिनेशन में पेपर को। ऐसा नहीं कि पूछ रहा है सिनोनिम तो आप एनोनिम करके चले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, सेंटेंस है कि महेश इज़ मोस्टली प्रेजुडाइज्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन, यानी कि महेश जो है वो ज़्यादातर अपनी राजनीतिक राय से ज़्यादा ग्रसित होता है। मतलब राजनीतिक राय में पूर्वाग्रह से ग्रसित है पहले से, मतलब ईर्ष्या, कहने का मतलब यहाँ पे ईर्ष्यालु की बात हो रही है महेश की। तो यहाँ से मिलता जुलता वर्ड आपको क्या मिल रहा है? जोडिसाइड। जोडिसाइड चाहे प्रीजोडिसाइड, इसका मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्यापूर्ण, पूर्वग्रह, इस तरह यही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो सिनोनिम होगा। नेक्स्ट, डू नॉट इंडल्ज इन टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मतलब अपनी दोहराना, टॉटोलॉजी मतलब अपनी चीज़ों को दोहराना, अपनी दोहराना। तो कह रहे हैं कि टॉटोलॉजी में शामिल मत हो, डू नॉट इंडल्ज इन टॉटोलॉजी। तो अपनी दोहराना, कौन सा मीनिंग यहाँ पे लग रहा है आपको? सेम। प्रोलिजाइटी, प्रोलिजाइटी मतलब भी होता है कि शब्द का आडंबर करना, मतलब अपनी ही डिंग मारना, शब्द का आडंबर करना, शब्दाडंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, टॉटोलॉजी का सिनोनिम ये होगा। राहुल इज़ ऑलवेज थ्रिफ्टी। राहुल इज़ ऑलवेज थ्रिफ्टी मतलब बहुत किफ़ायती, राहुल की किफ़ायती होने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो किफ़ायती से मिलता जुलता कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है? यानी इकोनॉमिकल। थ्रिफ्टी का सिनोनिम होता है इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, हिज सेल्यूब्रियस वर्ड्स काम्ड दी स्टूडेंट्स। स्लेब्रियस मतलब क्या होता है? स्लेब्रियस मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद होना, मतलब अच्छी सुखद जिंदगी जी रहे। कहने का इस सेंटेंस का मतलब है कि हिज सेल्यूब्रियस वर्ड्स काम्ड द स्टूडेंट, मतलब उनके जो स्वास्थ्यवर्धक शब्द होते हैं उसने छात्रों को शांत कर दिया। इतने अच्छा मतलब सुखद वो शब्द होता है, इतने स्वार्थवर्धक, इतने काम की चीज़ होती है वो, कि उसने छात्रों को क्या कर दिया? शांत कर दिया। तो सेल्यूब्रियस का सिनोनिम होगा, थिंकिंग होगा नहीं, प्रोवोक तो आप कर नहीं रहे हो, रिडिकुलस कर नहीं रहे हैं, प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, तो ये सेल्यूब्रियस का सिनोनिम है प्लीजेंट। अब आपसे 9 से 12 तक
अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, यानी अब आपको क्या करना है, एनोनिम्स करना है। ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड मिलेगा उसका आपको एनोनिम बतानी है। तो चलिए अब देखिए, आपको एनोनिम भले इस चीज़ का याद ना हो, एक ट्रिक होता है कि सिनोनिम एनोनिम भले आपको उस वर्ड का ना मालूम हो, सेंटेंस इसका बहुत इजी कर देता है आपके सिनोनिम एनोनिम को। पता है कैसे? क्योंकि अगर आप सेंटेंस पढ़ लेते हैं ना, तो इस एक वर्ड का कहने का मतलब भी आपको समझ में आ जाता है और फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सेंटेंस बहुत अच्छा है कि इसको बहुत इजी बना देता है, क्योंकि वर्ड इतने होते हैं, कितने वर्ड याद रखेंगे। लेकिन अगर वहीं ना सेंटेंस मेंशन कर देने से, अगर हम शब्द को पूरा जो वाक्य है उसी को समझ लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या इसके कहने का मतलब है। तो भले ही एक वर्ड का मतलब हमको नहीं मालूम है, लेकिन अगर सेंटेंस का मतलब हमको मालूम चल गया, ये वाक्य क्या कह रहा है हमको मालूम चल गया, तो बहुत इजी हो जाता है कि हम इसका मतलब ढूंढ सकें। और मतलब आ जाएगा तो इसका पर्यायवाची भी ढूंढना आसान है और इसका विलोम शब्द भी ढूंढना आसान है। ठीक है। द थीफ हैड वेरी विटल इंफॉर्मेशन टू पास ऑन द पुलिस। कह रहा है ये कि चोर के पास में पुलिस को देने के लिए बहुत क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, विटल है, आवश्यक जानकारी थी। विटल मतलब आवश्यक, महत्वपूर्ण। तो चोर के पास पुलिस को देने के लिए आवश्यक जानकारी थी। तो आवश्यक का उल्टा नगण्य होता है। नगण्य कहाँ दिख रहा है बच्चा आप लोगों को? यहाँ पे इनसेंशियल। इनसेंशियल मतलब होता है नगण्य, जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब ना हो। तो ये आवश्यक नहीं होता है। तो विटल का एनोनिम होता है इनसेंशियल। ठीक। His lectures are often wordy and pointless. His lectures are often wordy. वर्डी मतलब होता है अधिक शब्द वाले। ठीक है। कह रहे हैं कि उसके जो लेक्चर्स होते हैं वो अक्सर शब्दशः और व्यर्थ होते हैं। पॉइंटलेस भी हैं, व्यर्थ भी है और वर्डी है, मतलब शब्दशः है, अधिक शब्दों वाले होते हैं और बिना अर्थ की मतलब व्यर्थ चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब आपको वर्डी कहने का मतलब वर्डी बहुत लंबा चौड़ा बात। अब लंबा चौड़ा बात को आप अगर शॉर्टकट में बताना चाहें तो हम उसको कहते हैं संक्षिप्त। तो संक्षिप्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संक्षिप्त को इंग्लिश में कहते हैं कंसाइज। तो वर्डी अधिक शब्दों वाला, तो हम कहेंगे उसका उल्टा कि संक्षिप्त में हमने बता दिया। तुमने वर्डी बताया, हमने कंसाइज कर दिया, हमने उसको संक्षिप्त में विवरण कर दिया, कंसाइज। ठीक है। His ideas are obscure. His ideas are obscure. Obscure मतलब होता है आपका अस्पष्ट। बहुत इजी है, उसका जो विचार होता है वो अस्पष्ट होता है। तो अस्पष्ट का उल्टा होगा क्लियर। तो कभी कभी ऐसे इजी दे देता है। पिछले बार का जो 2021 का पेपर उठा के देखिए, इंग्लिश इतना इजी है कि मुझे लगता है 20 में से 20 सबने किया होगा। रवि इज जोवियल एंड ही मेक्स द इन्वायरमेंट सिंगाइन। रवि इज जोवियल। अब सिंगाइन मतलब होता है, या सेंगन मतलब होता है आपका किसी चीज़ का, कह सकते हैं आप खुशनुमा, वो खुशनुमा इंसान है। तो मतलब कह रहा है कि जो रवि जो है क्या है, वो खुश मिजाज है और वो माहौल को क्या बना रहा है, खुशनुमा बना रहा है। जोवियल खुश मिजाज, जो रवि है वो खुश मिजाज है और वो जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसको खुशनुमा बना रहा है। तो खुशनुमा का उल्टा होगा निराशावादी फैलाना, यानी निराशावादी आप एक शब्दों में कह सकते हैं। तो निराशावादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहेंगे तो पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। सिंगाइन का अपोजिट होगा पैसिमिस्टिक। इसके बाद आपको मिलेगा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन 4 क्वेश्चन मिलेगा।
4 क्वेश्चन आपसे एनोनिम पूछा गया था, 4 क्वेश्चन आपसे सिनोनिम है, फिलिंग द ब्लैंक्स 4 है, 4 आपके अपोजिट वर्ड हैं और ये है 4 आपके क्या, एरर डिटेक्शन। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। पहला कह रहा है कि देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशन, हंड्रेड्स ऑफ कहने का मतलब है कि मतलब सैकड़ों अंधविश्वास है। दूसरा कह रहा है विच सर्वाइव, जो बच जाता है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न भागों में, सैकड़ों अंधविश्वास देश के विभिन्न भागों में मतलब बच जाता है। तो आप बताइए कि क्या इसमें कुछ एरर है? तो आप कहेंगे कि हाँ एरर तो है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100, यहाँ 100 नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ होता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों अंधविश्वास है, हंड्रेड्स ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, 100 ऑफ नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले में ही करेक्ट है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशन होगा। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ इन दी टेम्परेट, it is in the temperate countries of northern Europe that the beneficial effects of cold is most manifest। मतलब कि कह रहा है कि ये टेम्पर्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप के समशीतोष्ण देशों में, दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड इज मोस्ट मैनिफेस्ट, कि ठंड के लापरवाही प्रभाव सबसे अधिक दिखते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, सब सही है, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। 15वां है द इफ़ेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी नाउ अपीयर टू बैट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब यहाँ बात हो रही है कि जो जेंडर इक्वालिटी है, लैंगिक गुणवत्ता पर महिला रोजगार के। सेंटेंस पूरा देखिए। अब स्टार्टिंग में ही आप देखिए कह रहा है कि द इफ़ेक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये जो ठीक है आपका द इफ़ेक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अपीयर्स, इसके अनुसार अगर फीमेल एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही सिंपल इफ़ेक्ट्स में बात हो रही है और सिंगल वर्ड है कि फीमेल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे अपीयर की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, अपीयर्स का इस्तेमाल होगा। सिंगल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर वर्ब भी है, तो इसका मतलब है कि सिंगुलर आपका सेंटेंस लास्ट भी होगा, तो अपीयर्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे अपीयर की जगह। तो तीसरा वाला एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंस द 15 मिनट दैट शी ड्राइव्स शी कन्फेस दैट शी फील्स लाइक अ वुमेन विथ विंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सिंस हो गया है, तो सिंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है सिंस वो इनकरेक्ट है। द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स होगा, सिंस नहीं होगा, समय के लिए इसका इस्तेमाल सिंस का नहीं इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे पहले में गलती है। अब इसके बाद 4 क्वेश्चन आपके सामने जो बैक टू बैक आने वाले हैं वो ईडियम फ्रेजेस के प्रश्न है। ये बिल्कुल आपका 2021 पेपर अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब नया पैटर्न क्या होने वाला है, तुरंत पैटर्न तो चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज होना लाजमी है, लेकिन सिलेबस तो वही है आपका। भले 20 की जगह आपसे थोड़े कम इंग्लिश पूछे या कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतना ही सिंपल अगला भी रखे, कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आप अपने आप को अगर रूल और वो कैप तैयार हो गया, वर्ड पावर तैयार हो गया, तो आप इंग्लिश को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इंग्लिश बहुत आराम से मैं करा रही हूँ, क्योंकि जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं ना, उनका इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और कुछ अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सारे मटेरियल आपको इंग्लिश में मिलता है और इंग्लिश थोड़ा सा आपका वीक हो जाता है। तो इंग्लिश में मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, बाकी जब आगे जो चीज़ें कराऊँगी वो फटाफट से होगा, ठीक है। तो ईडियम फ्रेजेस में पहला है टू सेल क्लोज टू दी विंड। ये जो मुहावरा है इसका मतलब होता है हवा के करीब जाने के लिए।
किसके करीब जाने के लिए? हवा के करीब जाने के लिए, यानी टू डू समथिंग दैट इज़ डेंजरस, किसी खतरनाक चीज़ की बात हो रही है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, टू डू समथिंग दैट इज़ डेंजरस। अ डबल इंटेंडर, यानी कि एक द्विअर्थी, डबल इंटेंडर द्विअर्थी। तो इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? अ वर्ड विच हैज़ टू मीनिंग्स, एक शब्द, एक ऐसा वर्ड जिसके दो मतलब हैं। नेक्स्ट, टू कट योर ओन थ्रोट, कट योर ओन थ्रोट मतलब कि अपना गला काटने के लिए। कहने का मतलब कि खुद पे ही कुल्हाड़ी मारने के लिए, है ना, अपना ही गला काटने के लिए, अपने आप पे ही नाराज़गी दिखाने के लिए। टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, अपना गला काटने के लिए। ठीक है। कुक द बुक्स, कुक दी बुक्स, मतलब इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि कुछ किताब के खाने बनने लगे। कहने का मतलब इसका ये है कि लेखा की किताबों में जानबूझ करके गलत प्रविष्टियाँ करना। इस मुहावरा होता है एक कि लेखा की किताबों में आप जानबूझ के कुछ गलत प्रविष्टियाँ कर रहे हैं। मतलब टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कुक दी बुक्स। तो ये थे आपके 20 प्रश्न जनरल इंग्लिश से। चलिए आइए अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। यहीं पे 20 में से कितने प्रश्न आपने बनाए हैं सही बताइएगा ईमानदारी से। अब आपके समक्ष आता है पार्ट बी के प्रश्न, जो कि 21 से शुरू होता है। कह रहा है कि ट्रिब्यूनल से संबंधित कथनों पर विचार करिए। ट्रिब्यूनल क्या है? तो आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल के संबंध में हमारे मूल संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था, और ये पहला कह रहा है कि मूल संविधान को लागू करने के समय में ट्रिब्यूनल का कोई प्रावधान नहीं था। ये बिल्कुल सही कह रहा है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग? 14A। ये जो भाग है इसमें ट्रिब्यूनल शब्द का उल्लेख किया गया है। तो क्या ऑप्शन दूसरा ये कह रहा है? ट्रिब्यूनल नामक एक नया हिस्सा जोड़ा गया। तो ये आंसर में आपका दूसरा और पहला दोनों ही सही है। मूल संविधान जब लागू मतलब संविधान हुआ तो उस समय ट्रिब्यूनल का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 1976 के संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन में संविधान में ट्रिब्यूनल नामक एक नया हिस्सा जोड़ा गया। आपसे पूछा जाए कि कौन सा, तो 14A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उड़ने वाला जीव वल्गुल, ये एक फ्लाइंग फॉक्स होता है, क्या है? वल्गुल क्या है? वल्गुल मतलब भारत में ये फ्लाइंग फॉक्स होता है जो कि कोई भी लोमड़ी नहीं होती है। ये कोई लोमड़ी नहीं होता है, लोमड़ी की तरह भले दिख रहा होता है, ये लोमड़ी नहीं होता है, बल्कि ये एक तरह का चमगादड़ होता है। क्या होता है? चमगादड़ होता है। और ये पट्रोपोडिडे परिवार का उड़ने वाले फॉक्स की एक प्रजाति होती है। किस प्रजाति की होती है? पट्रोपोडिडे की। ठीक है। और ये रात के समय में रसीले फलों जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, इन सब का सेवन करता है फ्लाइंग फॉक्स। तो ये लोमड़ी नहीं होती है, ये एक प्रकार का चमगादड़ होता है। क्या होता है? फल खाने वाला चमगादड़ आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, आरंभ में भारत में उपनिवेश काल के दौरान पहाड़ी स्थानों पर यानी हिल स्टेशन पर स्थापित करने का प्रयोजन क्या था? उपनिवेश काल के दौरान हिल स्टेशन को स्थापित करने का प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोजन ये था कि ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है। क्या दे रहा है कि अंग्रेजों के लिए शीतकालीन राजधानी के रूप में काम करना, ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना, जंगलों में इमारती लकड़ी प्राप्त करना, और चौथा क्या कह रहा है? आरोग्य विकास यानी सैनिटोरियम स्थापित करना। नहीं, ये ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना इसका प्रयोजन था हिल स्टेशन का। नेक्स्ट, भारत में विदेशी निवेश सबसे अधिक किस देश में होता है? विदेशी निवेश सबसे अधिक होता है आपके मॉरिशस में।
2018 की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा जो स्रोत है, वो स्रोत वाला देश है वो मॉरिशस है, जबकि इसके बाद आता है अमेरिका और ब्रिटेन का नंबर। और जबकि आपके जो सिंगापुर है, सिंगापुर और जापान, इसका नंबर कौन सा है? चौथा है। सिंगापुर का चौथा नंबर है और जापान का 5वां नंबर है, लेकिन मॉरिशस का पहला नंबर है, दूसरा नंबर है आपका अमेरिका का। ठीक है। दुनिया में कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप जानते हैं कि भारत जो है चीन के बाद क्रूड स्टील मतलब कच्चा माल, क्रूड स्टील यानी कच्चा माल, तो कच्चा इस्पात उत्पादन करने के मामले में दूसरे स्थान पे है। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे पहुंचा है। तो स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सूफी, इसने विश्व स्टील संघ के आंकड़ों के हवाले से ये जानकारी दी है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है और चीन कच्चे इस्पात उत्पादन में पहले स्थान पर है और कुल वैश्विक उत्पादन में भी चीन की जो हिस्सेदारी है वो 50% से अधिक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कच्चे उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है, तो आपको हमेशा दो चीज़ याद, एक तो पहला नंबर पे कौन है, उसके बाद भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति कच्चे स्टील के मामले में उत्पादन में दूसरा स्थान पे है। मिट्टी का उपयोग करके ईंटों को बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो अर्थव्यवस्था की द्वितीयक क्षेत्र में पूर्ण रूप से और प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि द्वितीयक क्षेत्र पूर्ण रूप से द्वितीयक क्षेत्र पे होता है और द्वितीयक क्षेत्र से ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र से पहले उसको क्या करना पड़ता है? संसाधन जुटाने पड़ते हैं। इसलिए कहा ना कि द्वितीयक से प्राथमिक, क्योंकि साधन आपको कहाँ से संसाधन जुटाने हैं? प्राथमिक क्षेत्र से जुटाने हैं। जैसे कि आपका इस क्षेत्र में खनन हो गया, विनिर्माण हो गया, निर्माण, ये सारी चीज़ें कहाँ से? प्राथमिक तरह से आई, लेकिन है क्या ये? द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में ट्विन डेफिसिट का अर्थ क्या होता है? ट्विन डेफिसिट, जब अर्थव्यवस्था में राजकोष घाटा और चालू खाता घाटा दोनों ही उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट रूप में उसको जाना जाता है। तो उच्च चालू खाता घाटे का मतलब होता है कि आपकी विदेशी मुद्रा की उच्च मांग होती है, जिसके बाद क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू मुद्रा मूल्य ह्रास होता है और ये पूंजी प्रवाह को भी हतोत्साहित कर देता है और देश में पूंजीगत प्रवाह बाहर की ओर जाता है। बचत और विकास को प्रभावित करने के अलावा उच्च राजकोषीय घाटा व्यापार के विकास है उसको प्रभावित करता है। तो क्या है ट्विन डेफिसिट? अर्थव्यवस्था में ये उच्च चालू खाता घाटा और उच्च राजकोषीय घाटे हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में बैंकों के द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिक क्षेत्र का निर्धारण का आधार क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के निर्धारण का आधार क्या है? तो आपके भारत में जो बैंक है, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, इसके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के रूप में पहुंचे जाने वाले कुछ क्षेत्रों के लिए एक वाणिज्यिक बैंक के द्वारा उधार को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कहा जाता है। किसको? उधार को कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि पर्याप्त संस्थागत ऋण अर्थव्यवस्था के कुछ कमजोर क्षेत्रों में हो जाए, जो कि लाभ प्रदाता के दृष्टिकोण से बैंकों के लिए आकर्षक नहीं हो सकता है। तो यहाँ बात हो रही है कि उधार देने के लिए प्राथमिक क्षेत्र का निर्धारण का आधार क्या क्या है? तो आप जानते हैं कि कृषि भी है, सूक्ष्म और छोटे उद्यम भी है और कमजोर वर्ग भी है, यानी ये सभी है, ऑल ऑफ दी अबव। अब ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन आप इस पे ध्यान ना दीजिए, बातों को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कह रहा है कि BHIM आधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या बोल रहा है ये कि BHIM आधार ये केंद्र सरकार ने उपभोक्ता और व्यापारियों के लिए भी BHIM
यानी कि भीम। भीम रेफरल बोनस स्कीम और भीम कैशबैक योजनाएं नामित 2 योजनाएं शुरू की है। तो जो भीम है, भीम रेफरल बोनस और कैशबैक योजनाओं को भीम ऐप के इस्तेमाल को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और इसलिए डिजिटल भुगतान पर सरकार ने रुपए का बजट निर्धारित किया है। ये जो योजना है इसके कार्यान्वयन के लिए 6 महीने में आपके 495 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया था और इस ऐप का उद्देश्य विशेष रूप से लोगों के द्वारा अपने बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके भुगतान करना है। जैसे कि एक व्यापारी को बायोमेट्रिक सक्षम डिवाइस पर अपने अंगूठे का छाप, जो कि स्मार्टफोन को बायोमेट्रिक रीडर वाले हो सकते हैं, उस पे किया जाएगा। तो क्या है ये, इससे संबंधित आप तो समझ गए इसके बारे में। तो बताइए कि इससे संबंधित कौन कौन से कथन है। पहला कह रहा है कि रेफरल बोनस योजना के तहत दोनों मौजूदा उपयोगकर्ता जो कि BHIM को संदर्भित करते हैं और BHIM को अपनाए जाने के लिए नए उपयोगकर्ता को सीधे अपने खाते में जमा नगद बोनस मिलेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। और कैशबैक योजना के तहत व्यापारियों को BHIM का उपयोग करके प्रत्येक लेनदेन पर नकदी वापस मिल जाएगी। दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, इंसान और बंदर के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर दुनिया का पहला डिज़ाइन भ्रूण किस देश में तैयार किया गया है? स्पेन में। कहाँ तैयार किया गया है? नहीं, सॉरी, स्पेन के एक वैज्ञानिक ने चीन की लैब में पहली बार ऐसा डिज़ाइन भ्रूण तैयार किया है जो कि इंसान और बंदरों के जेनेटिक मटेरियल से मिलकर के बना है। ठीक है, यानी चीन, स्पेन के एक वैज्ञानिक ने। आपको ऑप्शन में दे देगा कि स्पेन, तो आप कहेंगे नहीं, स्पेन के वैज्ञानिक ने कहाँ पे तैयार किया है? चीन के लैब में। एक ऐसा इंसान और बंदर के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर दुनिया का पहला भ्रूण। याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। अपने घाटे को वित्त पोषित करने के लिए सरकार RBI की जगह जनता से उधार लेना पसंद करती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो अपने व्यय को वित्त पोषित करने के लिए सरकार को नगद शेष वापस लेने या फिर RBI से उधार लेने के बजाय जनता से उधार लेना पसंद है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि इन उधारियों का देश में मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, पहला दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है। सार्वजनिक उधार बाजार में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? कौन से नहीं चुने गए थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं चुने गए थे। ये बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1890 में शामिल हुए थे। उनका प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और वो प्रारंभ से ही गर्म विचारधारा से थे। इसी कारण उनका कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हो पाया था। हालांकि 1918 में बाल गंगाधर तिलक दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उस समय तक भारत वापस ना पाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं हुए थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो कि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और वो 5 वर्ष की अवधि तक सेवा में रह सकता है अगर राज्य के राज्यपाल की पूर्व सहमति ली जाती है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर सहमत है, उन्होंने राज्य कानूनों के द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रशासनिक क्षमताओं में कार्य किया है, वो 6 महीने की अवधि के भीतर राज्य विधायिका के लिए चुना जाता है। तो आप कहेंगे जो इसका आधार है वो है कि वो 6 महीने की अवधि के भीतर राज्य विधायिका के लिए चुना जाता हो। उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
जहाँ नहीं लिख देता है क्वेश्चन वहीं से हो जाता है डिफ़िकल्ट। अब आपको सारे ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 144 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित की गई है। ये तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, हाँ यही शामिल नहीं है आपका, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 129 और 142, 44 नहीं, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना और खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा क्या कह रहा है कि सलाहकारी अधिकारिका को उच्चतम न्यायालय में निहित किया गया है। यदि राय मांगी जाती है तो उच्चतम न्यायालय कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए आबद्ध कर है। हाँ, तो इसमें जो नहीं है वो है आपका पहला वाला। माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, वो कहाँ पे स्थित है? माजुली द्वीप असम की ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा एक बड़ा सा नदी द्वीप है, और ये जो है 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मांग जन्य स्फीति का कारण नहीं है? कौन सा इसमें से जन्य स्फीति का कारण नहीं है? मुद्रा का मूल्यह्रास, सरकारी व्यय में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, या उत्पादन में कमी? उत्पादन में कमी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन रंग के बॉक्स शब्द ढूंढते हैं? विश्व व्यापार संगठन के मामले में विश्व व्यापार संगठन जो ये शब्दावली है, ये सामान्य रूप से सब्सिडी को बॉक्स के द्वारा पहुंचाना जाता है इसमें। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रचारित करने के संदर्भ में देखा जाता है? नेट मीटरिंग परिवारों और उपभोक्ताओं के द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग में। पहला सही है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन यानी ABNHPM के संबंध में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। आयुष्मान भारत के तहत प्रस्तावित योजना के लक्ष्य लाभार्थियों में SECC डेटाबेस के आधार पर गरीब और कमजोर आबादी के 10 करोड़ से अधिक परिवार होंगे। लाभार्थी सार्वजनिक और समेकित निजी दोनों ही सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ABNHPM लागू करने वाले राज्यों के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना के लिए योग्य समझा जाएगा। ठीक है, ABNHPM के अंतर्गत चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को जोड़ा गया है, ये सही है। दूसरा क्या है? लाभार्थी केवल सार्वजनिक अस्पतालों में लाभ उठा सकते हैं। कौन सा सही है ना, ये पूछ रहा है, तो सिर्फ पहला वाला सही है। ठीक है, केवल पहला। बौद्धिक संपदा में विशिष्ट एशिया का प्रथम मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे खोलने के लिए तैयार है? एशिया का प्रथम मध्यस्थता केंद्र विशेष रूप से इस क्षेत्र में होने वाले बौद्धिक संपदा विवादों का निपटारा करेंगे। कहाँ पे? टोक्यो में। और जिसकी स्थापना 2018 में कहाँ पे हुई थी? जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। नेक्स्ट, 124 ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है यमुना कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से नगर शामिल हैं? तो यमुना कार्य योजना के अंतर्गत तो 8 नगर शामिल हैं, इटावा, मथुरा, आगरा और सहारनपुर। इटावा, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, तो ये चारों ही दिया हुआ है इसमें। इटावा, आगरा, मथुरा, सहारनपुर चारों सही हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश की सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी ZBNF प्रणाली को अपनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। 1871 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए
खोंगजूम दिवस मनाया गया है? तो ये ऐतिहासिक खोंगजूम युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पे अवस्थित है? बताइए कहाँ पे अवस्थित है? ये मिज़ोरम में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में है ये, ध्यान रखिएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। सॉरी 1871 में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खोंगजूम दिवस मनाया गया है और ये स्मारक आपका मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा मणिपुर में है। 1891 में मणिपुर में आंगल मणिपुर युद्ध में योद्धाओं और बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए थौबल जिले में खोंगजूम स्थान पर 23 अप्रैल को खोंगजूम दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस युद्ध में बहुत सारे वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। कहाँ पे? मणिपुर में, सॉरी मिज़ोरम मैंने बोल दिया था शायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑल इंडिया किसान सभा यानी AIKS का गठन कब किया गया था? 1936 में किया गया था। 1793 के स्थायी बंदोबस्त की निम्नलिखित में से कौन से विशेषताएं सही है? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त के बारे में कौन सी विशेषता सही है? पहला है स्थायी बंदोबस्त ने किसानों में भूमि स्वामित्व अधिकार निहित किया। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों में भूमि स्वामित्व अधिकारों को निहित किया। तीसरा, जमींदारों के किसी विशेष तारीख से किराए की एक निश्चित राशि का भुगतान करना हुआ। चौथा, जमींदारों को स्थायी बंदोबस्ती से भारी फायदा हुआ जबकि किसानों को भुगतान हुआ। कौन कौन से सही हैं इसमें से? सिर्फ दूसरा वाला, स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों में भूमि स्वामित्व अधिकार को निहित किया। चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की गई केशवानंद भारती मामले के तहत। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय की समीक्षा के द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? अब देखिए पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मनोनीत सदस्य केवल राज्यसभा से होते हैं, लोकसभा के नहीं हो सकते हैं। बताइए क्या ये सही है या फिर ये गलत है? क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सही है? तो ये गलत है। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन संप्रदाय से जुड़े 2 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। मनोनीत सदस्यों के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए कोई संवैधानिक रोक नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव में मतदान दे सकते। केवल यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्थिरकार यानी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? वैयक्तिक आयकर करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले व जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व नियंत्रण करता है। अब देखिए कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशन जहां से प्रश्न हर बार वही होते हैं। यहाँ कह रहा है, जैसे आप जानते हैं कि स्वचालित स्टेबलाइजर जो होते हैं वो आमतौर पर राजकोषीय नीति के उन तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि कर के बोझ को, कर यानी टैक्स, उसको कम कर देता है और बिना किसी विवेकाधीन सरकारी कार्रवाई के जनता के खर्च को भी बढ़ाते हैं। सबसे जो प्रसिद्ध स्वचालित स्टेबलाइजर्स है वो प्रगतिशील रूप से स्नातक, कॉरपोरेटर और व्यक्तिगत आयकर और स्थानांतरण प्रणाली जैसे कि बेरोजगारी बीमा और कल्याण होता है। और बाकी आपके जो प्रगतिशील कराधान संरचना के तहत आय का हिस्सा अधिक
होने पर आयकर का हिस्सा अधिक लिया जाता है। राशि तब कम हो जाती है जब मंदी और नौकरी नुकसान या असफल निवेश के कारण आय में गिरावट आती है। तो आपका सही उत्तर होगा कुकी। ठीक है, कुकी। उन्नीस 1960 में प्रकाशित नील दर्पण के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? नील दर्पण के लेखक, बहुत इजी प्रश्न है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। नभ स्पृश दीप्तम, ये किसका आदर्श वाक्य है? नभ स्पृश दीप्तम भारतीय वायुसेना का। नभ स्पृशम दीप्तम भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, याद रखिएगा। और ये गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। कौन से अध्याय से? 11वें अध्याय से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में सुमेलित नहीं है? अब इस जोड़े को ध्यान से देखिए। संसद की शक्ति एक नया राज्य बनाना, राज्य विधायिका की शक्ति राज्य के नाम को बदलना, कानून के समक्ष समानता भारतीय और गैर भारतीय नागरिक दोनों, अवसर की समानता भारतीय नागरिक। क्या पूछा है इसमें कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, वो बतानी है। तो राज्य विधायिका की शक्ति, राज्य के नाम को बदलना नहीं होता। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान होता है। संसद जो है वो साधारण बहुमत से पारित कानून के द्वारा नए कानूनों के निर्माण, पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो नए राज्यों के निर्माण और पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता है। गांधी जी के द्वारा हरिजन अभियान प्रारंभ किया गया। पूरी तरह से जाति व्यवस्था पर हमले के लिए, हरिजन के लिए कुएं, सड़क, मंदिरों आदि खोलने के लिए, हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आप कहेंगे कि ये हरिजन के लिए कुएं, सड़क, मंदिरों आदि खोलने के लिए और हरिजनों के सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो अभियान है वो शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? सारे ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सी विशेषता संघीय प्रणाली की नहीं है। सरकार के 2 अलग अलग स्तर हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाती है। सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई अलगाव नहीं है। एक सर्वोच्च न्यायालय को इन प्रावधानों की व्याख्या करने और विवाद के मामलों में मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? सारी है, लेकिन ये नहीं है। सरकार की एक संघीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सरकार की शक्ति और केंद्र सरकार और जो क्षेत्रीय इकाई होते हैं उनके बीच में संवैधानिक रूप से साझा किया जाता है, ताकि सरकार का प्रत्येक स्तर स्वतंत्र और स्वायत्त हो। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए कि बालकनी योजना क्या थी? बालकनी योजना 15 और 16 अप्रैल को 1947 को माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। योजना के बारे में आपको बता दूं तो ये मुख्य प्रस्ताव ये था इसमें कि तमाम प्रांत एक भारतीय संघ या भारत और पाकिस्तान के 2 राज्यों के बजाय पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बना था। और ये योजना, इस योजना के अनुसार सभी प्रांतों यानी कि उस टाइम का मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, ये सारे संयुक्त प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। और बाद में ये राज्य तय करेगी कि वो किस तरफ शामिल होंगे। तो ये था बालकनी योजना। अब आप ऑप्शन देखिए और बताइए कि क्या है। सारे गलत है, सिर्फ चौथा सही है। माउंटबेटन के द्वारा तैयार की गई योजना है। रजवाड़ों को या तो स्वतंत्र होने या फिर भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता देने की अनुमति देती है बालकनी योजना। सालबाई संधि के द्वारा निम्नलिखित युद्धों में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध,
विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट निम्नलिखित एजेंसियों में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। नेक्स्ट, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला पूर्ण शक्तता क्षमता है। पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला परिपक्व होने पर गुणात्मक रूप से बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61, एक पारदर्शी पतली ग्लास शीट पर रखे पानी की तरल बूंद का उपयोग चादर के नीचे दिए गए नमूने पर एक विशाल दृश्य को देखने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि तरल जल की बूंद एक लेंस के रूप में व्यवहार करती है। तो बताइए कि वो कौन सा लेंस होगा? तो आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि पतली पारदर्शी ग्लास शीट पर रखी गई जो बूंद है पानी की, उसमें आपको उत्तल लेंस के रूप में वो व्यवहार करेगी। ठीक है, प्लानो उत्तल लेंस। ऑप्शन में आप कंफ्यूज ना होइएगा, प्लानो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि ये जो है एक नमूना ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की स्थिति के साथ में देखा जाता है। तो बनाई गई जो छवि है वो आभासी खड़ी लेकिन बड़ी होती है उसमें। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तेजाब का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तेजाब का जो सांद्र होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। च्युइंगम चबाने वाला व्यक्ति जेट विमान लैंडिंग के दौरान कान में दर्द का अनुभव नहीं करता है, जबकि च्युइंगम नहीं चबाने वाला व्यक्ति कान में दर्द उसको महसूस होता है। तो इसका क्या कारण है बताइए? ये जो साइंस वाले प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइंस के प्रश्न जल्दी बदलते नहीं, कि साइंस एंड टेक बदलते हैं, बाकी साइंस जो आपका जनरल है वो नहीं बदलता है। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान से समझना है। ऑप्शन देखिए, च्युइंगम दर्दनाशक होता है, च्युइंगम कान के पर्दे को बंद कर देता है, च्युइंगम चबाने से कान के पर्दे में दोनों किनारों पर दबाव संतुलित रहता है। बिल्कुल, च्युइंगम चबाने से कान के पर्दे के दोनों किनारों पर दबाव जो है वो संतुलित होता है। एक कुंडली के द्वारा चिकनी क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलते समय उसके साथ में लिया गया भार उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ हो तो कुली द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा किसके? पृथ्वी का सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। ठीक है, त्वरण लगभग समान होता है, तो इसलिए किसी भी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुपातिक होगा। इसलिए एक चिकनी क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलते समय उसके हाथ में भार लेते समय गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक कूली के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? 0 होगा। बहुत ईजी प्रश्न, कई बार देखने को मिलता है। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधों की उपलब्धता किसकी कमी के कारण बढ़ रही है? बताइए। नाइट्रोजन की कमी के कारण। नेक्स्ट, जब एक पर्वतारोही उच्च ऊंचाई के शीर्ष लंब तक चढ़ता है तो उसकी सांस लेने की दर क्या हो जाएगी? उसकी सांस लेने की दर शीर्ष लंब के साथ में बढ़ती है। ताज़ा हरी पालक की पत्तियां अच्छे स्रोत होते हैं। किसके अच्छे स्रोत होते हैं? आयरन के। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन को उपयोगकर्ता एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको विंडो कहा जाता है। विंडो क्या होते हैं? स्क्रीन होता है। 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस प्रस्ताव को पारित किया गया? कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुस्लिमों को पृथक रूप से निर्वाचन क्षेत्र समर्थन, कांग्रेस में मुस्लिम लीग का विलय होना, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुस्लिम नेता का चयन, या फिर सभी। तो आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुस्लिमों को पृथक रूप से निर्वाचन क्षेत्र समर्थन।
एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। किसी वस्तु को एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर की। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और उस वस्तु के बराबर आकार का है। तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति कितनी होगी? क्योंकि 10 सेंटीमीटर दूर रखने के बाद प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और उस वस्तु के बराबर आकार का है। तो प्रतिबिंब जो है कैसी बनेगी? इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि क्या आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 उल्टा बन रहा है। जो बिंब है उसको फोकस दूरी से दूरी पर रखा जाएगा, 5 सेंटीमीटर अभिसारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 3 समाचार पत्रों में सामान्य तत्व क्या था? द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, हितवाद। ये समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाए गए थे। ये समाचार पत्र समाजवाद के प्रभाव के अधीन थे। ये भारतीय समाज के सेवकों के द्वारा लाए गए मध्यम श्रेणी के विचारों के समाचार पत्र थे, या फिर उन्होंने भारत में व्यापारिक संघ आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपका भारतीय समाज के सेवकों के द्वारा लाए गए मध्यम श्रेणी के विचारों के ये सारे समाचार पत्र थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, हितवाद। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये जिनेवा में स्थित एक अंतर सरकारी निकाय है। ये समुद्र समझौता नियम के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या था ये आपका ना तो पहला था ना ही दूसरा था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के बारे में दोनों ही गलत हैं। दोनों गलत नहीं है। ये दूसरा वाला आप देखिए, ये समुद्र समझौता नियम के द्वारा स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरण, ठीक है। किंगस्टन जमैका में स्थित एक अंतर सरकारी निकाय था ये, जो कि समझौता नियम के द्वारा स्थापित किया गया था, समुद्री समझौता। आईएनसी सूरत अधिवेशन 1907 के संदर्भ में ये जो कथन है विचार करिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गरम दलीय समूह का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक तथा नरम दलीय समूह का नेतृत्व राम बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। बताइए दोनों में से कौन सा सही है? आईएनसी सूरत अधिवेशन 1907 पे। दोनों ही आपका गलत है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, क्योंकि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने और नरम दलीय समूह का जो था वो नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो गरम दलीय नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों के लिए दबाव डाला था, जबकि नरम दलीय नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने नरम दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। ना पहला सही है और ना ही आपका ये दूसरा सही है। शिशु, किशोर और तरुण निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित हैं? यह आपके प्रधानमंत्री जीवन मुद्रा योजना से संबंधित। अब क्वेश्चन को करने में हम लोग थोड़ी सी तेज़ी बरतेंगे। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कल्याण सुविधाओं के संबंध में विचार करिए। कारखाना अधिनियम कारखाने में 150 से ज़्यादा श्रमिक नियोजित हो तो विश्राम गृह की व्यवस्था किया जाना है। कारखाने में 100 से ज़्यादा श्रमिक नियोजित हो तो कैंटीन की व्यवस्था किया जाना है। तो ये आपका दूसरा वाला तो नहीं, लेकिन हाँ पहला वाला सही है 1948 के संबंध में। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत निम्नलिखित में से किस हितलाभ को सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइए। इसमें से तो सभी को किया गया है, नहीं किया गया है, मतलब सभी को नहीं किया गया है, क्योंकि बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ, बेरोजगारी भत्ता, अशक्तता हित लाभ होता है, आश्रित होता है, चिकित्सा हित लाभ, अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी भत्ता, ये सब सारे शामिल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत इनको शामिल किया गया है। तो उपर्युक्त सभी हैं, कौन सा नहीं है? उपर्युक्त सभी है।
न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 के तहत केंद्रीय सूची में अधिसूचित रोजगारों का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय औद्योगिक मशीनरी के द्वारा किया जाता है, यानी CIRM के द्वारा। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कौन सी मशीनरी अधिनिर्णयन प्रक्रिया के द्वारा विवादों का समाधान नहीं करती है? सुलह बोर्ड नहीं करती है। किस समिति की सिफारिशों पर भारत में बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम को 1946 में लाया गया था? गुरुपाद स्वामी समिति के तहत लाया गया था। नेक्स्ट, श्रम संघ अधिनियम 1926 श्रम संघ के परिभाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया जाता है? देखिए, किसको सम्मिलित किया जाएगा इसमें से? कर्मचारी और नियोक्ताओं के बीच संबंध को, कामगारों और कामगारों के बीच के संबंध को, नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच के संबंध को, सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा चलाई जा रही है? कौन सी चलाई जा रही है? कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952-55, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना 1976, ये सभी चलाई जा रही है। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किस अधिनियम के तहत शासित होता है? तो ये आपका कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन और जमा संबद्ध बीमा योजनाएं लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य श्रमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य है? श्रमिकों को संघवाद के तरीकों में प्रशिक्षण देना। शाही आयोग यानी रॉयल कमीशन का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रम से संबंधित समस्याओं की जांच से। उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के संदर्भ में इस पे विचार करिए। पहला है कि उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत कोई भी श्रमिक यदि 5 वर्ष लगातार किसी संस्थान में कार्य करता है तो उपादान की पात्रता होती है। दूसरा भी देख लेते हैं। महिला कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निरंतर सेवा में रहने की परिभाषा 26 सप्ताह कर दिया गया। बिल्कुल, चलिए दोनों सही है। खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम 1957 में संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन के तहत कैप्टिव माइनिंग वाले उन पट्टों का हस्तांतरण करने को इजाज़त दी गई है जिन्हें की नीलामी के जरिए मजदूरी नहीं दी गई है। तो आपको बतानी है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें से आपका सिर्फ पहला वाला ए वाला सही है और बाकी दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट, MMDR संशोधित अधिनियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके अनुसार नीलामी के द्वारा दी गई रियायतों की हस्तांतरण क्षमता की सीमा को सीमित किया गया है। ये प्रश्न आपको ज़रूर से देखने को मिल सकता है। ये सब याद करने वाले प्रश्न हैं जो बदलते नहीं। ये प्रावधान बैंकों और वित्तीय संगठनों के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे थे जो किसी कंपनी या इसकी कैप्टिव खनन पट्टे के गिरवी रखने की दशा में परिसंपत्तियों को ऋण मुक्त करना चाहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सही की बात कर रहा है तो इसमें आपका दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 89, 1948 के फैक्ट्री अधिनियम किसी कल्याण अधिकारी की नियुक्ति के लिए किसी फैक्ट्री में कितने श्रमिक कार्यरत होने चाहिए? बताइए, कितने श्रमिक कार्यरत होने चाहिए? 500 या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? बागानी श्रम अधिनियम 1951, फैक्ट्री अधिनियम 1948, खदान अधिनियम 1952, इनके तहत प्रावधान किया गया है। भारत में सभी प्रकार के बेगार समाप्त करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय कब पारित हुआ था? 1954 में। ठीक है।
कब पारित हुआ था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 1930 में पारित सभी प्रकार के बेकार संपत्ति से संबंधित अभिसमय भारत में कब लागू हुआ था? तो 1954 में। भारत में देशी एवं विदेशी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की समान व्यवस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा अभिसमय कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1962 में हुआ था। यहाँ पे शोरगुल भी बहुत ज़्यादा हो रही है और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे भी मैथ्स और रीजनिंग आपको खुद से सॉल्व करनी है, बस मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगी कि हाँ ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको फटाफट से करनी है। निम्नलिखित में से कौन 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के उद्देश्य थे? ऑप्शन देख लीजिए, कौन थे? उत्पादन में वृद्धि करना तथा पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण करना, दोनों ही। उत्पादन में वृद्धि करना तथा पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण करना। अंत्योदय योजना के संबंध में विचार करिए। अंत्योदय योजना, ये योजना महात्मा गांधी के आदर्शों पर भारत में 1978 में अंत्योदय योजना तैयार की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक गांव से 5 सबसे निर्धन परिवारों का चयन करके उनका आर्थिक विकास करना है। दोनों सही है, सही पूछ रहा है, दोनों सत्य है। अंत्योदय योजना के संबंध में ये जो कथन है इस पर विचार करिए। भारत में सन 1975 में काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम लागू किया गया। इस योजना के द्वारा अत्यधिक निर्धन लोगों को सड़कों के निर्माण, सिंचाई योजनाओं, तालाबों को गहरा करने और बांध निर्माण आदि कार्यों में लगा करके उन्हें मजदूरी के रूप में अनाज दिया जाता है। तो बताइए कौन कौन सा सही है? पहला वाला तो सही नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा वाला सही है। ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ये तो आप एकदम अच्छे से रट गए होंगे अब तो। अशुद्धियाँ व कपटों को जल्दी ढूंढना। एक व्यापारी पुस्तकों का संपूर्ण सेट नहीं रखता है, तो बताइए कौन सी सूचना प्रदान करता है वो? उसने 10,000 रुपये से 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया। उसने गत 6 महीनों के दौरान 500 रुपये प्रतिमाह की दर से आहरण किया। वर्ष के दौरान 2,000 रुपये की और पूंजी लगाई। इसके बाद 31 दिसंबर 2004 को उसकी कुल परिसंपत्तियां 23,700 रुपये थी और उसके लेनदार उसी तिथि को 3,000 रुपये के थे और अदद व्यय 500 रुपये था। तो उसका शुद्ध लाभ आपको बताना है कि क्या होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि इक्वेशन लाभ इक्वल टू कुल संपत्ति में से पूंजी और अन्य दायित्वों को घटा देना है। पूंजी कितना दी हुई है? कुल संपत्ति आपके पास 10,000 है। 10,000 में से आप माइनस करेंगे पूंजी को। पहले पूंजी कितना है? पूंजी आपका 3,000 दिया हुआ था। हाँ 3,000 दिया हुआ है। और इसके बाद अन्य दायित्व आपके पास कितने दिए हुए हैं? 2,000 यहाँ दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे 10,000 में से अगर 3,000 और 2,000 यानी 1,000 10,000 में से माइनस करेंगे तो 9,000 हो गया। इसके बाद कह रहा है क्या? अब निकालेंगे आप 23,000 में से 23,700 में से जो अभी आपने लाभ निकाला 9,000 उसको जोड़ेंगे आप किस में? पूंजी में और अन्य दायित्व में नहीं, पूंजी में और अदद व्यय में जोड़ेंगे। तो 23,700 में से आप उसको ऐड करेंगे 9,000, 3,000, 12,000। तो 12,500 में 23,700 में से माइनस करेंगे तो 11,200। बहुत इजी प्रश्न है ये, आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। 11,200 रुपये। वर्ष के दौरान क्रय 60,000 रुपये के थे। माल के स्टॉक शेष वर्ष के प्रारंभ व अंत में क्रमशः 12,000 रुपये, 9,000 रुपये या सकल लाभ विक्रय का 1/5 था। तो सकल लाभ की राशि कितनी होगी बताइए। इसको भी आप सॉल्व करिए और आंसर करिए। सकल लाभ आपके पास 1/5 था और विक्रय मूल्य बराबर होगा 1/4 के। इसको सॉल्व करिए और आंसर करिए। पाने वाले डेबिट किया गया तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाए तो ये किस प्रकार के खाते का नियम है? ये आपका व्यक्तिगत खाता है। कौन सा खाता है? व्यक्तिगत।
एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ 80,000, 90,000, 70,000, 85,000 और 1 लाख रुपए हैं। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 5 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाना है। तो ख्याति का मूल्य क्या होगा? आपसे इस पर न्यूमेरिकल इसलिए दिया गया है इस मॉडल पेपर में ताकि एपीएफसी में हो सकता है पूछ लिया जाए। पिछली बार ईपीएफओ ईओओ में नहीं पूछा गया तो हो सकता है इस बार पूछा जाए, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन आपसे मॉडल पेपर में कराई जा रही है। इसको सॉल्व करिए आप सभी लोग। फर्म में 5 वर्षों के लिए क्या दिया है? 80,000 जोड़ेंगे 90,000 में, फिर 70,000 ऐड करेंगे, फिर 85,000 करेंगे, फिर 1 लाख ऐड करेंगे। सारे को ऐड कर दीजिए। उसके बाद औसत पूछ रहा है तो सारे टोटल 5 है तो 5 से उसका औसत निकाल दीजिए। उसके बाद ख्याति इक्वल टू होता है औसत लाभ, उसमें 3 × हो जाएगा तो आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिए, जो आंसर आ रहा है उसको आप लिख दीजिए। ऐसे आंसर इसमें होगा 2,55,000। देखिए क्या आपका आ रहा है। किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है उस लेन देन को संबंधित 2 खातों के उचित पक्ष में लिखना। ये रटने वाले प्रश्न है, तुरंत याद हो जाते हैं, फिर दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है? पुस्तपालन का तात्पर्य है प्रारंभिक पुस्तकों में लेख करना। समक्ष ये एक भयंकर सा प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किसको एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचनाओं या ऑपरेशनों के भाग की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए उपयोग किया गया। इतना भयंकर प्रश्न है, लेकिन आपको आंसर मालूम है इसका क्या होता है? एक्स्ट्रानेट, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। तो सिर्फ कहने का ही क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कंप्यूटर का ये प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या संचालित करने के लिए उपयोग किए गए निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट और कार्यकारियों को संचालित करने के लिए परिभाषित किया जाता है? सॉफ्टवेयर। चलिए अब आपके समक्ष आएगा मैथ्स के प्रश्न, जो कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और वैसे ही मैथ्स रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए और अपना आंसर करिए। पॉज कर लीजिए और देखिए। उसका आंसर ये चारों ऑप्शन है। के का मान बहुत इजी, बस ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है डायरेक्शन वाला। चलिए मैं आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बता दूँ। कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं जिसका ना चाहते हुए मन करता है कि बता ही दिया जाए, भाई क्यों छोड़ूं मैं इसको। बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर, ये आप जानते हैं कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल होता है। ठीक है, कह रहा है कि पूर्व की ओर यानी पूर्व की ओर चलता है। पहले तो यहाँ चलता है और उसके बाद क्या करता है? अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। यानी जब इस तरफ मुंह करके चलेगा तो उसका बाएं ऊपर होगा, मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर उस दिशा में चलने के बाद क्या करता है? वो फिर दाएं मुड़ जाता है, अपने से दाएं यानी इधर मुड़ जाएगा। और फिर अंत में एक बार फिर से वो क्या करता है? अपने दाएं, अपने मुख के दाएं इधर हो जाएगा। तो अब बताइए कि वो मुख किस दिशा पर है? बहुत ईजी है, किस दिशा में है ये बताइए। आरंभ से शुरू किया और फिर वो जा करके दक्षिण दिशा में पहुंच गया। ऐसे आया ना, किस दिशा में है? दक्षिण की तरफ है। एक लड़की का परिचय कराते हुए राहुल कहता है कि वो मेरे नाना की इकलौती बेटी यानी मेरी माँ के भाई का बेटा यानी मेरे मामा का बेटा है। तो राहुल से उस बेटे का क्या संबंध है? बिल्कुल मेरा भाई है वो। ये देखिए, आपको ये दर्पण में बतानी है कि स्टूडियो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। मैंने आपको बताया ना कि चीज़ें नहीं, स्पेलिंग नहीं चेंज होगा, स्पेलिंग वही रहेगा लेकिन वो उल्टे में, जैसे ऐसे लिखा जाता है तो उल्टे में दिखेगा,
उल्टे में इस तरीके से दिखेगा, टी उल्टा दिखेगा, यू इस तरीके से दिखेगा, तो आपको दर्पण में स्टूडियो उल्टा दिखेगा, कैसा, ऐसा दिखेगा। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि दूध, पिज़्ज़ा और द्रव। द्रव एक लिक्विड है, आप जानते हैं, और लिक्विड में दूध भी आता है, लेकिन पिज़्ज़ा एक अलग खाने का व्यंजन है। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन चौथा। तो इस 120 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हमें ज़रूर से बताइएगा, और ख़ुद को ज़रूर जांचिएगा कि आप कितने आंसर कर पा रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। यहाँ अगर ईमानदारी नहीं दिखाए तो एग्ज़ाम में बहुत लेंदी साबित हो सकता है।